आज का हमारा शो पार्ट 3 है एबॉर्शन के हवाले से। जी हाँ, आप इसके मुख्तलिफ पार्ट्स देख रहे हैं जिसमें डिस्कस किया जा रहा है कॉजेज़ को। तो अभी कॉजेज़ और बहुत सारी हैं, हम उसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर हिना के साथ मौजूद हूँ, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। जिस सेगमेंट में आपको हमारा साथ है वो है doctor.com। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए। वेलकम टू माय चैनल पिल्स टीवी। आइए मिलते हैं डॉक्टर हिना से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर हिना, आज भी हम कॉजेज़ के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि कॉजेज़ इतने सारे हैं। हम तो समझते थे कि भाई एक ही कोई रीज़न होगा, बस एबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज हो गया, ख़त्म हो गई बात, अब हो गया। लेकिन आज पता चला हमें कि जी नहीं, ऐसे कैसे ख़त्म हो गया, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो आज सेकंड ट्राइमेस्टर के हवाले से आप बताएंगे। आज हम सेकंड ट्राइमेस्टर के मिसकैरेज के हवाले से बात करेंगे। सेकंड ट्राइमेस्टर जैसे हमने बताया कि 4th, 5th, 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी को हम सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, और 20 वीक से पहले अगर फीटल लॉस होता है हम मिसकैरेज कहते हैं। और सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो होता है 4th, 5th एंड 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे कि हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया था प्रेगनेंसी को। और आज हम कॉजेस डिस्कस करेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर के अबॉर्शंस की। और इसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो कॉज है वो है जेनाइटल इन्फेक्शंस। फीमेल ट्रैक्ट के जेनाइटल इन्फेक्शंस जो होते हैं उसकी वजह से सेकंड ट्राइमेस्टर के अबॉर्शंस जो है या मिसकैरेजेस हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं। वैसे तो इन्फेक्शंस की वजह से किसी भी वक्त में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी अबॉर्शंस हो सकते हैं, जो कि हमने कॉजेज़ ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डिस्कस किए थे। और अब हम सेकंड ट्राइमेस्टर के कॉजेज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें जेनाइटल ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस आ जाते हैं। उसके अलावा जनरलाइज सिस्टमिक इन्फेक्शंस ऑफ द बॉडी भी आ जाते हैं, जो कि पेशेंट जो है वो फीवर के साथ प्रेजेंट करते हैं। और जैसे कि डिफरेंट सिस्टमिक डिजीज़ हैं, इन्फेक्शंस हैं, लाइक टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू वायरस की वजह से अगर फीवर होता है, या आजकल कोविड बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ हुआ है, तो कोविड की वजह से फीवर और जनरलाइज सिस्टमिक इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी एक अबॉर्शन का एक वन ऑफ द कॉजेज़ ऑफ अबॉर्शन ये भी हो सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट cause of the second trimester abortion is cervical incompetence। सर्वाइकल हम कहते हैं सर्विक्स से रिलेटेड जो होता है। सर्विक्स जो है, जैसे बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं। उसकी वीकनेस हो जाती है और वो प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर सकता, इतना वीक हो जाता है। और समटाइम्स उसका कोई कॉज नहीं होता, विदाउट एनी कॉज वो वीक हो जाता है। और एट टाइम्स ये होता है कि कुछ और बीमारियों की वजह से सर्विक्स की सर्जरी हुई होती है प्रीवियस, जिसकी वजह से उसमें वीकनेस आ जाती है और वो प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर सकता है, और इट एंड्स अप इन मिसकैरेज। अच्छा डॉक्टर हिना, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने सर्विक्स का बताया, तो पता कैसे चलेगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है? एक तो इसमें RPL जिसको हम कहते हैं, RPL का मतलब होता है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। एक के बाद एक अबॉर्शन हो रहा होता है, तो जब भी ऐसा होता है तो हम पेशेंट को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है तो मोस्ट कॉमन एंड रीज़न जो होता है वो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस होता है। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस को हम ऐसे डायग्नोज करते हैं कि एक्सपेल हो जाता है फीटस। जब मिसकैरेज होता है तो फीटस एक्सपेल हो जाता है विदाउट एनी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि पेन नहीं होता। जैसे कि बाकी हमने जितने भी टाइप्स अबॉर्शन के डिस्कस किए हैं उन सब में पेन होता है, इसमें पेन नहीं होता, कोई यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, बस बच्चेदानी का मुंह खुलता है और जो भी प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं। और ये ज़्यादातर जब प्रेगनेंसी ग्रो कर जाती है, 3 मंथ से ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं, 12 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो जाती है, ज़्यादातर ये उसी वक्त होता है। तो इसीलिए सेकेंड ट्राइमेस्टर का जो मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। और दूसरा तरीका ये होता है कि जब पेशेंट आती है हमारे पास, तो हम उसके सर्विक्स को एग्जामिन करते हैं। सर्विक्स को एग्जामिन करते हैं तो हमें वहीं पता चल जाता है कि वो डायलेटेड है या नहीं है। कुछ कंडीशंस में तो देखने से पता चल जाता है, और कुछ कंडीशंस में ये है कि हमारे पास सर्वाइकल डायलेटर्स होते हैं, हम वो इंट्रोड्यूस करके देख सकते हैं। उससे हमें एक्जैक्टली पता चल जाता है कि सर्विक्स कितना ज़्यादा डायलेटेड है और कितना ज़्यादा उसकी प्रेगनेंसी के मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सर, ये सिचुएशन किसी के साथ हो गई है तो फिर क्या किया जा सकता है, इसका क्या इलाज है?
इसका इलाज ये होता है कि अगर किसी का मिसकैरेज हो चुका है तो अब तो मिसकैरेज हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग कर सकते हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी उसे जब होगी तो वो जैसे ही उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उस कंडीशन में डॉक्टर ये करेगी कि हम सर्विक्स को स्टिच लगा देते हैं, यानी कि सर्विक्स के मुंह को स्टिच लगा के हम बंद कर देते हैं ताकि प्रेगनेंसी लॉस नहीं हो सके। एंड दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। और फिर जब पेशेंट टर्म पे पहुंचती है, जब डिलीवरी होने वाली होती है, तो हम वो स्टिच रिमूव कर देते हैं। जब वो हम स्टिच रिमूव करते हैं तो फिर वो नॉर्मली सर्विक्स तो डायलेट होता ही है, अपना बर्थ कैनाल जब बनती है तो फिर वो नॉर्मली डिलीवर हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी जानना चाहूँगी, इन्फेक्शन के हवाले से आपने बताया था फर्स्ट कॉज एक इन्फेक्शन का है। मोस्टली ख़वातीन में वैसे भी इन्फेक्शन बहुत पाया जा रहा होता है और उसके मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। जब भी बात हुई तो ज़्यादा जो एक चीज़ ब्लेम की जाती है वो पब्लिक टॉयलेट को किया जाता है कि फ़ीमेल को वहाँ से इन्फेक्शन बहुत लगता है। तो इसका क्या ये इन्फेक्शंस जो हैं ये जिस तरह से अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसके बेबी को इफ़ेक्ट करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। और जहाँ तक पब्लिक टॉयलेट की बात है, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप अवॉइड करें। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो फिर जब आप अपने घर आते हैं या जो भी है तो अपनी पर्सनल हाइजीन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, तो उससे फिर आप इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। पर्सनल हाइजीन के ऊपर भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में, तो उसके ऊपर हम आपको बता चुके हैं कि कैसे आप मेंटेन करेंगे अपनी पर्सनल हाइजीन। बाकी इन्फेक्शंस जो हैं अगर जेनेटिक ट्रैक्ट के हैं तो डेफिनेटली वो जेनेटिक ट्रैक्ट में ऊपर जाते हैं, और प्रेगनेंसी में वैसे ही इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही होती है खातून की, तो उसकी वजह से अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे जहन में शायद इससे रिलेट ना करें लेकिन एक सवाल आ रहा है कि जहन में कि क्या ये इन्फेक्शंस प्रेगनेंसी से रोकते हैं, स्टॉप करवाते हैं? जी बिल्कुल, इन्फेक्शंस की वजह से प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रेगनेंसी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पे कभी कभार एडिशंस हो जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाता है, और ट्यूब्स जो हैं वो चिपक जाती हैं, मतलब कि टिश्यू चिपक जाता है उनके साथ, जिसको हम एडिशंस कहते हैं। तो प्रेगनेंसी हो नहीं सकती है। अगर वो प्रेगनेंसी हो भी जाए तो फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो नॉर्मली मूव करके यूट्रस तक नहीं पहुँच सकता इम्प्लांटेशन के लिए। बिल्कुल पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो हैं उसकी वजह से इनफर्टिलिटी और कंसीव होने में प्रॉब्लम हो सकती है। वो ऑल टुगेदर एक बहुत बड़ा अलग सा टॉपिक है जिसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली इज अ कॉज। अनदर इम्पॉर्टेंट कॉज जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी अबॉर्शन का कॉज बन सकता है, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो है एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ द यूट्रस। यूट्रस जो है वो हर इंसान का, कुछ लोगों में एबनॉर्मल यूट्रस होते हैं बाय बर्थ, यानी कि सेप्टम होती है, यूट्रस के बीच में एक सेप्टम होती है जिसकी वजह से अबॉर्शन, प्रेगनेंसी नॉर्मली ग्रो नहीं कर सकती है, एंड्स अप इन एन अबॉर्शन। और इसी तरह से बाइसेप्टेड यूट्रस होते हैं, बाइकॉन्वेट यूट्रस होते हैं जो कि दो में डिवाइड हुआ होता है। इस तरह बहुत सारी ऐसी कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं यूट्रस की जहाँ यूट्रस नॉर्मल नहीं होता, तो उस कंडीशन में नॉर्मली प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर सकती। अब कुछ ऐसे टाइप्स हैं जैसे सेप्टम है अगर यूट्रस के बीच में, तो हम उसकी सर्जरी करके उस सेप्टम को रिमूव कर सकते हैं। उस कंडीशन में प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल ग्रो कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं यूट्रस के जिसमें हम ज़्यादा हेल्प आउट नहीं कर सकते, या तो फिर वो रिकन्स्ट्रक्शनल सर्जरीज होती हैं वो करें तो फिर शायद पॉसिबिलिटी हो, लेकिन उसमें भी कोई ज़्यादा सक्सेस रेट इतना ज़्यादा नहीं होता। और अब लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंकरेजिंग थिंग इज़ कि मैनी टाइम्स कोई रीज़न होता ही नहीं है मिसकैरेज का। हाँ, बस मिसकैरेज हो जाता है, देयर इज़ नो रीज़न। जितने हमने कॉजेज़ डिस्कस किए हैं उनमें से कोई भी कॉज प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन मिसकैरेज हो जाता है। और दिस इज़ अ गुड न्यूज़। और अगर इस तरह से कोई मिसकैरेज हो जाता है एक आध दफ़ा तो देयर इज़ नथिंग टू वरी, आप नॉर्मली दोबारा प्रेग्नेंट होने का प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, और 99% ऑफ केसेस में आपका आउटकम भी हेल्दी होता है और आपकी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथली हो सकती है। टाइम टू वरी इज़ कि जब आपके अबॉर्शंस जो हैं वो एक के बाद एक रिपीटेडली हो रहे हों और 2 से ज़्यादा अगर अबॉर्शंस हो जाते हैं देन दैट्स एन अलर्ट, तो फिर वो एक अलार्मिंग साइन है और आपको फिर फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से। अच्छा, लेकिन जिन लोगों के अबॉर्शन हो रहे होते हैं और पता चलता है कि जी ये अबॉर्शन हो गया और बड़ी तकलीफ के साथ हो रहा है, पेनफुल भी है, उनको फिर सेकंड प्रेगनेंसी में कितना टाइम लेना चाहिए?
अब ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का किस टाइप का अबॉर्शन हुआ है। और वैसे तो व्हाट आई वुड से कि आपको ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, मे बी इन द नेक्स्ट साइकिल यू कैन प्लान अ प्रेगनेंसी। लेकिन बेस्ट इज़ कि आप अगर 2 to 3 मंथ्स का गैप दे दें तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया। उसमें ये होता है कि आपके नॉर्मल हार्मोन्स जो हैं वो अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाते हैं, क्योंकि एक पीरियड होता है पर्प्यूरम जिसको हम कहते हैं, जो कि 40 डेज़ आफ्टर डिलीवरी का पीरियड होता है। इसी तरह अबॉर्शन के बाद भी ये 40 डेज़ होते हैं, जो कि आपको थोड़ा एहतियात करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली आप इमीडिएटली कंसीव करने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें, प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करें, सबसे पहले अपने आप को स्ट्रेस फ्री करें। और सबसे पहले जो आपका प्रीवियस जो प्रेगनेंसी लॉस हुआ है, जाहिर सी बात है उसके कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, फिर बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं और कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, जिसकी वजह से समटाइम्स द फीमेल इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले जब आपको ऐसा लगे कि आप मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर्ड हैं टू प्लान अ प्रेगनेंसी, दैट्स द बेस्ट टाइम टू गेट प्रेग्नेंट। यू डिस्कस इट विद योर स्पाउस, आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें, आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। और जब आपको ऐसा लगे कि अब आप बिल्कुल मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर हो गए हैं तो आप फिर प्रेगनेंसी प्लान करें। एंड द बेस्ट टाइम gap between 2 pregnancies, I mean after abortion and pregnancy, should be at least 3 months. This is what I would advise. सही। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, जब प्रेगनेंसी की बात होती है तो बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जो लोगों से सुनने को मिलती हैं। अच्छा, जैसे किसी को पता चलता है कि जी प्रेगनेंसी है तो लोग कहते हैं पपीता नहीं खाना, पपीता खाने से प्रेगनेंसी लॉस हो जाएगी, या बैगन नहीं खाना है, या इसके अलावा और कुछ फ्रूट्स हैं वो नहीं खाना है, गर्म चीज़ बिल्कुल नहीं, दालचीनी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है वरना आपकी प्रेगनेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये क्या वाकई ऐसा होता है? इन सब चीज़ों को कहते हैं मिथ्स। मिथ्स वो होती हैं जो कि लोगों ने बनाई हुई होती हैं और उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता। किसी भी मेडिकल की बुक में, किसी भी साइंस की बुक में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि पपाया खाने से अबॉर्शन हो जाता है या प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है। लोग बहुत सारे आते हैं, वो ये पूछते हैं कि पाइनएप्पल खाने, हम पाइनएप्पल खा सकते हैं, पाइनएप्पल मैंगोज़ के बारे में पूछते हैं, पपाया के बारे में पूछते हैं। द मोस्ट नोटोरियस फ्रूट इज़ पपाया, कि उनको लगता है कि पपाया खाने से शायद अबॉर्शन हो जाता है। कुछ ख़वातीन पूछती हैं कि विटामिन ए खाने से शायद अबॉर्शन हो जाता है अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी में। देयर इज़ नो साइंटिफिक प्रूफ ऑफ एनीथिंग लाइक दैट। आप सब कुछ खा सकते हैं, बस आप अपने आप की डाइट को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर यू आर प्रेगनेंट और यू आर नॉट प्रेगनेंट। ठीक है, आप बैलेंस डाइट आप अपनी मेंटेन करें, चाहे आप प्रेगनेंट हैं चाहे आप प्रेगनेंट नहीं हैं। दोनों केसेस में आपको वो बहुत हेल्पफुल होगा और इन सब चीज़ों से के खाने से अबॉर्शन होने के चांसेस नहीं होते। इसी तरह से बहुत सारी फीमेल्स जो है वो एक्सरसाइज के बारे में पूछती हैं कि क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इट्स वेरी एडवाइजेबल। आपको सबसे जो बेस्ट एक्सरसाइज आई वुड गिव एडवाइस कि आप वॉक करें, आप स्ट्रेट वॉक करें, जो कि देखने में या बोलने में तो बहुत सिंपल लगता है बट इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी। और इसके अलावा स्विमिंग अगेन बहुत ज़्यादा वो वाले स्ट्रोक्स के साथ नहीं, लेकिन ये क्या आप फ्री स्टाइल या हल्की फुल्की या कुछ थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए 15 मिनट्स, मे बी इफ़ यू आर ऑलरेडी अ स्विमर तो हाफ एन आवर लाइक दिस। अगर आपको स्विमिंग आती है तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और आपका जहन, और सबसे बड़ी बात कि एक्सरसाइज करने से सिर्फ आप फिजिकली रिलैक्स नहीं होते, आप मेंटली रिलैक्स होते हैं। आपकी बॉडी में रिलैक्सिंग हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जिससे आपका स्ट्रेस लेवल डिक्रीज होता है और आप रिलैक्सिंग मूड में आते हैं। जब आप मदर रिलैक्सिंग मूड में होती है तो फीटस जो है वो ऑटोमेटिकली हेल्दी होता है और वो अच्छी, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नॉट ओनली एक्सरसाइज, अगर आप हल्का फुल्का वेट भी उठा लेते हैं तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि बिल्कुल वेट नहीं उठाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका पहले से बेबी है, अगर आप उसको गोद में उठा रहे हैं तो इट्स ओके। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है तो देयर इज़ नो इशू अबाउट इट। और इसके अलावा कुछ लोग ये पूछते हैं कि आप स्टीम बाथ ले सकते हैं, स्टीम बाथ आप ले सकते हैं, आप स्वाना में जा सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं एज आई मेंशन्ड अर्लियर।
और इसके अलावा अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ इंटरकोर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या इंटरकोर्स कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है और फिजियोलॉजिकल है, कोई इसमें इश्यूज़ नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई ब्लीडिंग का इशू नहीं है, कोई थ्रेटेंड अबॉर्शन जैसे हम पहले डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं उसका इशू नहीं है, तो आप बिल्कुल, आपको कोई एब्डोमिनल पेन नहीं है, कोई इस तरह की, अगर आपकी डॉक्टर ने मना नहीं किया आपको, तो आप इंटरकोर्स कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें देयर इज़ नो हार्म इन इट और उससे कोई अबॉर्शन होने के चांसेस नहीं बढ़ सकते। ये सारी मिथ्स हैं। अनदर मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इज़ कि हम ट्रैवल कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। येस, ऑफ कोर्स आप ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ एयरलाइंस, कुछ पेशेंट्स ये पूछते हैं कि कुछ एयरलाइंस जो है वो ट्रैवल नहीं करने देते कुछ स्पेसिफिक टाइम, मोस्टली आई थिंक आफ्टर 6 या 7 मंथ्स ऐसा कुछ होता है कि नहीं ट्रैवल करने देते। तो उसमें ये कि ट्रैवलिंग की वजह से हार्म नहीं होता, वो आपको इसलिए रोकते हैं ट्रैवल करने के लिए ताकि उनको कोई इशू नहीं हो, क्योंकि उनके पास हर वक्त कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो। अगर आपके कोई लेबर पेन्स स्टार्ट हो गए, आप लेबर में चली गई, बिल्कुल टर्म के करीब पहुंच गई या टर्म में, तो उस कंडीशन में वहाँ पे कोई इशू हो सकता है, तो इस वजह से वो आपको मना करते हैं ट्रैवल करना। तो इट्स ऑल राइट, लेकिन अदरवाइज देयर इज़ नो हार्म इन इट। आप कार से बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं अगर आप अनकम्फर्टेबल नहीं है, आपको कोई बैक एक नहीं है, कोई और इशू नहीं है, तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं बाय कार, बाय ट्रेन, बाय प्लेन। तो दीज आर ऑल मिथ्स और इसमें कोई ऐसी हकीकत नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। एंड प्लीज़ डोंट लिसन टू योर नेबर्स। आप अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने कुलीग्स की बातें नहीं सुने लेकिन उन पर बिलीव नहीं करें और उन पर एक्ट नहीं करें। एक्ट और बिलीव आप सिर्फ उस पर करें जो आपकी डॉक्टर आपको बताती हैं, बिकॉज शी नोज़ बेस्ट कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। कहते हैं कि एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट एंड एवरी वुमन इज़ डिफरेंट। तो जो पहले वाली को फील हो रहा था, ज़रूरी नहीं कि आपको भी वही फील हो रहा हो, या वो आपसे बोले हैं मुझे तो ऐसा नहीं होता था, तुम्हें क्यों हो रहा है, और आप शको शुबे में पड़ जाएं। तो इस बात को याद रखिएगा। डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत डिटेल के साथ आपने तमाम चीज़ें जो है बताई। आई होप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी ये तमाम बातें। यहाँ पर हमारा व्लॉग एंड हो रहा है, लेकिन इसका एक और पार्ट भी आएगा क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है डिस्कस करने के लिए। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़।